हेलो हेलो। आइए दोस्तों शुरू करते हैं वैट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैट? वैल्यू एडेड टैक्स। शाबाश, वैट खत्म। चलो अब आगे पढ़ लो। वैट इज अनदर नेम ऑफ सेल्स टैक्स, टैक्स ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। जब भी आप किसी स्टेट में गुड सेल करेंगे तो उस सेल्स पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सेलर टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा कराएगा और उतना अमाउंट वो कस्टमर से रिकवर कर लेगा। क्योंकि कस्टमर की जेब से गया, गवर्नमेंट के पास गया, लेकिन कस्टमर ने खुद जमा नहीं करवाया, इसीलिए ये टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। इन इनडायरेक्ट टैक्सेस द पर्सन हु बियर्स द बर्डन ऑफ टैक्स डज नॉट हिमसेल्फ डिपॉजिट इट विद द गवर्नमेंट। जनरली जितने भी टैक्स गुड्स या सर्विसेज पर लगते हैं उनमें सेलर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा कराता है, लेकिन वो टैक्स वो गवर्नमेंट से रिकवर कर लेता है, कस्टमर से रिकवर कर लेता है। लेकिन अब इस सिचुएशन में प्रॉब्लम ये आई कि सेलर ए गुड सेल करता है, वो अपनी सेल्स पर टैक्स जमा कराता है, फिर बी वही गुड्स आगे फर्दर सेल करता है, वो अपने टोटल सेल प्राइस पर टैक्स जमा कराता है। तो जिस अमाउंट पर ए ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है उस अमाउंट पर दोबारा से टैक्स लग गया। दिस इज व्हाट वी कॉल डबल टैक्सेशन। इस डबल टैक्सेशन को दूर करने के लिए वैट सिस्टम बनाया गया। क्या रखा गया वैट सिस्टम? हम अपनी सेल्स पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे और जितने भी टैक्सेस हमने परचेजेस पर पे कर दिए हैं उतने टैक्सेस की हमें रिडक्शन मिल जाएगी एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्स। ये जो डिडक्शन है हमें जो मिल रही है, दिस इज व्हाट वी कॉल क्रेडिट सेट ऑफ। इसका मतलब सिस्टम क्या बना? आप अपनी सेल्स पर टैक्स निकालिए, उसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स। आप अपनी परचेजेस पर टैक्स निकालिए, उसको हम बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी इज योर नेट वैट पेबल, इज योर वैट लायबिलिटी। वैट इज अ मल्टी स्टेज टैक्स। हर स्टेज पर टैक्स लगेगा। स्टेज मतलब एट एवरी सेल्स टोटल अमाउंट पर टैक्स लगेगा, लेकिन जितना पिछले परचेजर से आप टैक्स पे कर चुके हैं आप उतने टैक्सेस लेस हो जाएंगे। मैन्युफैक्चरर सेल करेगा, सेल्स टैक्स पे करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर सेल करेगा, सेल्स टैक्स पे करेगा। रिटेलर पे करेगा, फिर टैक्स पे करेगा। लेकिन हर पिछली स्टेज पर यानी कि परचेजेस पर पे किया गया टैक्स डिडक्शन मिलती रहेगी, क्रेडिट मिलता रहेगा। इससे होगा ये कि आपने जितनी वैल्यू एड की है टैक्स सिर्फ उस पर पे करना है। अब इंडिया में अभी एक डिफिकल्ट सिचुएशन ये है कि हमारे यहां दो गवर्नमेंट साथ साथ काम कर रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारी हैं। तो प्रॉब्लम ये है डिडक्शन लेने की कि अगर आपने एक ही गवर्नमेंट को दोबारा टैक्स पे किया, सिर्फ तभी वो स्टेट गवर्नमेंट आपको रिडक्शन पे करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यूपी में टैक्स पे किया और फिर उन्हीं गुड्स पर दोबारा एमपी में टैक्स पे कर रहे हो, तो एमपी गवर्नमेंट को टैक्स पे करते समय यूपी गवर्नमेंट के टैक्सेस की रिडक्शन नहीं मिलेगी। ऑल्सो अगर आपने इंपोर्ट पर या मैन्युफैक्चरिंग पर ड्यूटी पे की है सेंट्रल गवर्नमेंट को और फिर स्टेट में वो गुड्स आप सेल कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किए गए टैक्सेस की रिडक्शन आपको नहीं देगी। तो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अगर आप एक ही गवर्नमेंट को दोबारा टैक्स पे करते हो, सिर्फ तभी आपको टैक्सेस की रिडक्शन मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट आपको वैट में लगातार रखना पड़ेगा। नाउ कम टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। याद रखिए, अगर हमें परचेज पर पे किए गए टैक्सेस की रिडक्शन मिल जाती है, क्रेडिट मिल जाता है, अगर हमने एक ही स्टेट गवर्नमेंट को पे किया था पहले टैक्सेस, तो उस टैक्स को कभी भी आप कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो टैक्स का अमाउंट आप परचेजर से टैक्स के अमाउंट से रिकवर कर लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के पास जमा नहीं करवाएंगे। तो प्रिंसिपल याद रखिए, जिस टैक्स की रिडक्शन नहीं मिल रही, जिस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिल रहा, वो टैक्स कॉस्ट में ऐड होगा। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स टैक्स पे करते समय, वैट पे करते समय हमें कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिलता, इसीलिए हम कस्टम ड्यूटी को, एक्साइज ड्यूटी को अपनी कॉस्ट में ऐड कर लेंगे। इट शैल बी एड इन द कॉस्ट। अगर हमने किसी दूसरे स्टेट में वैट पे किया है या दूसरे स्टेट से सीएसटी पे करके ला रहे हैं हम, तो दूसरे स्टेट को पे कर दिया हमने टैक्स, इसीलिए हमें ये वाला स्टेट इसकी रिडक्शन नहीं देगा। रिडक्शन नहीं देगा मतलब क्रेडिट मिलेगा। अगर एक ही स्टेट में सामान परचेज किया फिर उसी स्टेट में सेल कर रहे हैं,
दिल्ली में सामान परचेज किया, दिल्ली में सेल कर रहे हैं, रिडक्शन मिलेगी, क्रेडिट मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा तो उसे परचेज कॉस्ट में ऐड मत कीजिए, कीप इट इन माइंड। सवाल ये आता है कुछ ऐसी परचेजेस हैं जो हम सेम स्टेट से भी करेंगे तब भी उन पे टैक्सेस पेड की रिडक्शन नहीं मिलती हमें, उसका नाम है इनएलिजिबल इनपुट्स। वो इनपुट्स जिनके परचेजेस पर जो टैक्सेस पे किए हमने उनका क्रेडिट हम नहीं ले सकते। आपको निमोनिक कोड याद होगा इसका, क्या निमोनिक कोड था इसका? यस, इको इनपुट्स। जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ बोलिए। ई से एग्जेम्प्टेड गुड्स, अगला सी से कॉम्पोजिशन स्कीम, ओ से आउटसाइड इंडिया, आई से इनवॉइस नॉट अवेलेबल, एन नोटिफाइड गुड्स, पी पर्सनल यूज, यू अनरजिस्टर्ड डीलर, टी टैक्स नोट शोन सेपरेटली, एस स्टेट ऑफ अदर, कोई दूसरा स्टेट या सीएसटी पे करके लाए। एक बार साथ साथ ध्यान से समझ लें, एग्जेम्प्टेड गुड्स, अगर मैंने इनपुट परचेज किया उससे मैं एग्जेम्प्टेड गुड्स बना रहा हूं तो मैंने इनपुट पे टैक्स पे किया एक बार, उससे जब एग्जेम्प्टेड गुड्स बना रहा हूं दोबारा टैक्स तो पे हुआ नहीं। जब तक दोबारा टैक्स पे नहीं होगा सेम गवर्नमेंट को तब तक क्रेडिट का कोई क्वेश्चन नहीं है। इसीलिए अगर आई लिया हमने टैक्स पे किया, एफ बनाया एग्जेम्प्टेड है, जो भी आई पर टैक्स पे किया उसका क्रेडिट कभी भी नहीं मिलेगा, उसका क्रेडिट किसी और गुड्स के लिए भी यूज नहीं करोगे, उस क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करना, क्वेश्चन में उस क्रेडिट को कैंसिल कर देना। आपको याद रखिए, अगर आप मशीन खरीद रहे हैं और मशीन एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए यूज कर रहे हैं सर, ओनली फॉर एग्जेम्प्टेड गुड्स, एक गुड्स के लिए, तब मशीनों पर जो टैक्सेस पेड हैं उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। आइए कॉन्सेप्ट को एडवांस करते हैं। एक इनपुट दो गुड्स के लिए यूज कर रहे हैं आप, एक एग्जेम्प्ट है और एक टैक्सेबल है। मैं इनपुट की बात कर रहा हूं अभी, मैं कैपिटल गुड्स की नहीं। अगर एक इनपुट दो गुड्स के लिए यूज कर रहे हैं जिसमें एक एग्जेम्प्ट दूसरा टैक्सेबल है तो आप सिर्फ प्रोपोर्शनेट क्रेडिट ही लेकर चलेंगे। जितना इनपुट एग्जेम्प्टेड में गया उसने पोर्शन पर डबल टैक्सेशन नहीं है तो उसका क्रेडिट आपको कैंसिल करना पड़ेगा, दैट क्रेडिट कैन नॉट बी टेकन। जितना इनपुट आप टैक्सेबल गुड्स में यूज कर रहे हैं उतने पर दोबारा टैक्स लगा, उतने इनपुट पर पे किए टैक्सेस की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कैपिटल गुड्स की बात दी हो, कैपिटल गुड्स यूज फॉर बोथ exempted as well as taxable, in that situation practically it is not possible to segregate that how much capital goods were used in exempted and how much in taxable. Therefore full credit of capital goods is allowed. Obviously वो क्रेडिट आप 3 years में एज पर व्हाइट पेपर या एज पर गिवन द क्वेश्चन देकर चलेंगे। लेकिन अगर कैपिटल गुड्स एक ही गुड्स एग्जेम्प्टेड के लिए है जीरो क्रेडिट, कैपिटल गुड्स दोनों के लिए है फुल क्रेडिट, नो प्रोपोर्शनेट। नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम से डीलर जो फॉलो कर रहा है उससे जब गुड्स परचेज करते हैं तो जिससे आपने सामान खरीदा जो कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर रहा है उस पर एक रिस्ट्रिक्शन है दैट ही कैन नेवर इशू टैक्स इनवॉइस। और जब आपने गुड्स परचेज किए उससे आपके पास टैक्स इनवॉइस नहीं है, ही इज नॉट एबल टू शो द अमाउंट ऑफ टैक्स सेपरेटली इन द इनवॉइस, यू कैन नॉट क्लेम द क्रेडिट देयर ऑफ, आप क्रेडिट नहीं ले सकते। थर्ड, अगर आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं कस्टम ड्यूटी पेड है सेंट्रल गवर्नमेंट को, नो क्वेश्चन ऑफ क्रेडिट। फोर्थ, अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है तो क्या प्रूफ होगा आपके पास? एंटायर सिस्टम ऑफ क्रेडिट इज बेस्ड ऑन इनवॉइस एंड दैट इज द रीजन इट इज पॉपुलरली कॉल्ड इनवॉइस मेथड, वाउचर मेथड या टैक्स क्रेडिट मेथड। नोटिफाइड बाय गुड्स, सम गुड्स आर डिस्करेज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर यूज। क्वेश्चन बताएगा आपको साफ साफ दैट दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन द नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट यानी कि जिनका आप क्रेडिट नहीं ले सकते। अगर क्वेश्चन कहता है ये गुड्स नोटिफाइड हैं, इनएलिजिबल हैं, नेगेटिव लिस्ट में हैं, तो जो भी उस पर परचेज पर टैक्स पे किया आपने उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते, किसी भी गुड्स के लिए यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, पर्सनल यूज के लिए परचेज करते हैं तो आपने गुड्स को दोबारा सेल कहां किया? आपने जब गुड्स को दोबारा आपने सेल किया ही नहीं तो उस सिचुएशन में क्रेडिट किस चीज में से लेस करेंगे? इसीलिए आप सब लोग जब अपने लिए फोन खरीदते हैं, अपने लिए क्लोथ खरीदते हैं तो आपको इनवॉइस में टैक्स लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप डिडक्शन या क्रेडिट उसकी कहीं ले नहीं सकते उसकी। नेक्स्ट, अनरजिस्टर्ड डीलर। जब तक कि इनवॉइस पर सेलर का वैट नंबर, टिन नंबर ना लिखा हो तब तक आप क्रेडिट नहीं ले सकते। रीजन, ऑफिसर विल नेवर बी एबल टू क्रॉस वेरीफाई। इनवॉइसेस से जो क्रॉस चेकिंग होती है वो पॉसिबल नहीं है
अगर सेलिंग डीलर रजिस्टर्ड नहीं है देन इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, टैक्स का अमाउंट सेपरेटली शो नहीं किया देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द ऑफिसर्स टू चेक कि उस पर कितना टैक्स पेड था, कितना सेलर ने जमा कराया, परचेजर कितना क्रेडिट ले रहा है। आपको हमेशा अपने सेलर को बोलना चाहिए कि इनवॉइस के ऊपर टैक्स का अमाउंट अलग से शो करें वहां पर आप। लास्ट, दूसरे स्टेट से सामान खरीद रहे हैं, यूपी से सामान खरीदा हमने, अब एमपी में लाकर बेच रहे हैं, तो यूपी के टैक्स की रिडक्शन एमपी वाले कभी भी नहीं देंगे। इसी में दूसरा पॉइंट भी है सीएसटी का, समझिए ध्यान से। सीएसटी एक्ट बनाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने है, बट एज पर सेक्शन 9 ऑफ सीएसटी एक्ट इट इज कलेक्टेड बाय द स्टेट फ्रॉम वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टार्टेड। अब इस बात के झगड़े में आप ना पड़े कि यूपी से सामान एमपी में आया तो कब तो यूपी का टैक्स लगेगा और कब सीएसटी लगेगा, वो क्वेश्चन साफ बता देगा आपको। हमें सीएसटी एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बताएगा सामान यूपी से खरीदा अदर स्टेट से और यूपी का वैट पे किया, अब एमपी में बेच रहे हैं, नो रिडक्शन। क्वेश्चन कहेगा यूपी से सामान एमपी में आया, सीएसटी लगा। आपको ये नहीं सोचना है इस टाइम पर सीएसटी क्यों लगा, इस टाइम पर आपको ये सोचना है यूपी से सामान खरीदा हमने ऑन पेमेंट ऑफ सीएसटी, तो सेक्शन 9 अप्लाई करना आपको सीएसटी एक्ट का कि टैक्स शैल बी कलेक्टेड बाय द यूपी स्टेट एंड इट शैल बी रिटेन्ड बाय द यूपी स्टेट। इस सिचुएशन में लॉ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया इसलिए नाम पड़ गया सीएसटी, कलेक्ट करेगी यूपी स्टेट फ्रॉम वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टार्टेड। फिर ये सामान जब एमपी में बिकेगा तो एमपी वाले इस सीएसटी की रिडक्शन नहीं देंगे। इसीलिए क्वेश्चन में अगर कभी भी लिखा हो दैट गुड्स परचेज फ्रॉम अदर स्टेट ऑन पेमेंट ऑफ सीएसटी, या फिर ऐसे लिखा होगा परचेज ऑफ गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ सीएसटी, इसका मतलब दूसरे स्टेट से सामान ला रहे हैं और सीएसटी उसी स्टेट ने कलेक्ट करके अपने पास रख लिया होगा, आपको उसकी रिडक्शन नहीं मिलेगी। ये थे 9 इन एलिजिबल परचेजेस जिनका क्रेडिट नहीं मिलता। इसी से कनेक्टेड पॉइंट एलिजिबल परचेजेस। एक तो बहुत ऑब्वियस सा है, सेम स्टेट में सामान खरीदते हैं, सेम स्टेट में बेचते हैं, दिल्ली से खरीदा दिल्ली में बेचा, एलिजिबल परचेज है। दूसरा केस ध्यान समझिए, दिल्ली से सामान खरीदा और दिल्ली से हमने एमपी में बेच दिया ऑन पेमेंट ऑफ सीएसटी। अब जब दिल्ली से हमने एमपी सामान भेजा ऑन पेमेंट ऑफ सीएसटी, तो सीएसटी एक्ट के हिसाब से मूवमेंट दिल्ली से स्टार्ट हो गई। मूवमेंट दिल्ली से स्टार्ट हो गई, इसका मतलब दिल्ली स्टेट कलेक्ट करके अपने पास रख लेगा। मैंने सामान खरीदा भी दिल्ली से था और ये सीएसटी गया भी दिल्ली के पास है, इसका मतलब ये जो परचेज है इसके जो टैक्सेस पेड हैं उसकी रिडक्शन मैं सीएसटी के लिए ले सकता हूं। यहीं से हमारा एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ क्रेडिट। सबसे पहले आप सेम स्टेट में सामान खरीद रहे हैं तब भी उसके परचेजेस के टैक्स रिडक्शन लेंगे। उसका क्रेडिट यूज किसके लिए करेंगे, उसका क्रेडिट यूज करेंगे आप पहले फॉर द पेमेंट ऑफ वैट। दिल्ली से सामान खरीदा दिल्ली में बेचा, उस वैट का क्रेडिट उस वैट के स्टेट दिल्ली स्टेट के लिए यूज कीजिए। अगर कुछ क्रेडिट बच जाता आपके पास, दिल्ली सामान एमपी बेचता ऑन पेमेंट ऑफ सीएसटी, उस हालात में जो वैट बचा हुआ है वो वैट आप यूज कर सकते हैं सीएसटी के लिए। फिर भी अगर कुछ वैट बच जाता है तो आप उस वैट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले पीरियड में जब भी कुछ होगा तब हम देखेंगे। ये सिस्टम एलिजिबल क्रेडिट का। आइए अब जरा देखते हैं कैपिटल गुड्स पे जो टैक्सेस पेड हैं उनका क्या होगा। कैपिटल गुड्स पे जो भी टैक्सेस पेड हैं उनकी रिडक्शन के बारे में 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। इन पॉसिबिलिटीज का नाम है वेरिएंट्स ऑफ वैट। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आया आपको एग्जाम में। वेरिएंट्स, वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ अलाउइंग क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड ऑन कैपिटल गुड्स। क्या क्या वेरिएंट्स हैं याद कीजिए आप। पहला वेरिएंट अपने सामने था जहां पर कि हम कैपिटल गुड्स का क्रेडिट देते ही नहीं थे, जो भी टैक्सेस पेड हैं भूल जाओ उसे। उसका नाम क्या था, इनकम वेरिएंट। नहीं, क्या नाम था उसका, कंजम्पशन। नहीं, उसका नाम था ग्रॉस प्रोडक्ट वेरिएंट। नाम से याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन नाम से आ जाता है। एक्सप्लेन ग्रॉस प्रोडक्ट वेरिएंट। ग्रॉस प्रोडक्ट वेरिएंट में आपने जो भी मशीनरीज पर टैक्सेस पे किए हैं उनकी रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। कंजम्पशन वेरिएंट वर्ड में हमेशा फॉलो किया जाता है। संसार में लोग कितने आराम से जीते हैं, जो टैक्सेस पे किया आपने मशीनों पर रिडक्शन ले लो। भारत वाले कहते हैं झगड़ा करेंगे। इनकम वेरिएंट नहीं, हम मैच करेंगे इनकम से उसको, हम उस पर टैक्सेस पे रिडक्शन एक साथ नहीं देंगे। कोई स्टेट कहता हम 1 साल में देंगे, कोई कहता है 2 साल में देंगे, व्हाइट पेपर कहता है 3 साल में देंगे।
क्वेश्चन में लिखा हो 1 साल में देंगे, इमीडिएटली क्रेडिट दीजिए। क्वेश्चन में 2 साल में क्रेडिट देंगे, 2 साल में दीजिए। क्वेश्चन में 3 साल में देंगे, 3 साल में दीजिए। साइलेंट हो 3 साल में दीजिए। क्वेश्चन के 36 मंथ्स में देंगे, 36 मंथ्स में दीजिए। ये थे अपने सामने वेरिएंट्स ऑफ दैट। चलिए दोस्तों, यहां तक एक पार्ट फिनिश करते हैं जो नॉर्मली प्रैक्टिकल क्वेश्चन में काम आएगा। नेक्स्ट पार्ट इसके बाद। थैंक यू, वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट।